Dear students, today we will study about group 15 एलिमेंट। आज हम लोग वर्ग 15 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप 15 में टोटल 6 एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके अलावा 6th एलिमेंट जो है वो मास्कोवियम, इसका सिंबल सी है। एज पर IUPAC रूल जो है इस एलिमेंट को हम लोग अनपेंटियम भी लिख सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 115 होता है, इसी से जो है ये लिखा गया है अनपेंटियम। और इन सभी एलिमेंट को, इन सभी तत्वों को कलेक्टिवली जो है संयुक्त रूप से हम निक्टोजन्स कहते हैं। ये सारे तत्व जो है वो निक्टोजन्स कहलाते हैं। और जो इनके कंपाउंड बनते हैं और इनके यौगिकों को हम निक्टोनाइड्स कहते हैं। ग्रीक में जो है ये जो है निक्टोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है घुटन। तो ये उसी से बना है। इसमें फर्स्ट 2 एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं हैं, पहले 2 तत्व जो है। नेक्स्ट 2 एलिमेंट आर्सेनिक और एंटीमनी, ये मेटलॉइड हैं, उपधातु। ये जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करेंगे। बिस्मथ जो है वो मेटल है, धातु है। मास्कोवियम की केमिस्ट्री अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, तभी इसके बारे में कोई चर्चा यहाँ नहीं होगी। यहाँ हम लोग मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसकी सबसे पहले अकरेंस, उपलब्धता। इसकी उपलब्धता जानेंगे। तो नाइट्रोजन जो है वो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, आणविक नाइट्रोजन के रूप में जो है ये मिलती है। और सबसे ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर में 78% जो है वायु में उपस्थित होती है। बाई वॉल्यूम, आयतनानुसार जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा ये चिली साल्टपीटर, कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को, इसमें मिलता है। और इंडियन साल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट इसको कहते हैं, इसमें जो है ये पाया जाता है। इसके अलावा ये जो है एनिमल और
प्लांट किंगडम में ये मिलता है नाइट्रोजन एमिनो एसिड प्रोटीन के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड इसमें ये पाया जाता है। फास्फोरस जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है, अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ये एपेटाइट फैमिली में जो है ये पाया जाता है। ये एपेटाइट में जो है ये पाया जाता है। एपेटाइट जो है खनिज है, मिनरल है, और इन द फॉर्म ऑफ मिनरल खनिज के रूप में ये पाया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है Ca9PO4 6.CaX2। यहाँ पर X फ्लोरीन, क्लोरीन या OH हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल Ca9PO4 6CaF2, तो इसको कहते हैं फ्लोरो एपेटाइट। अब इसी CaF2 की जगह अगर हम CaCl2 कर दें तो इसको क्लोरो एपेटाइट पढ़ेंगे। OH कर दें तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट इसको कहा जाएगा। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये सल्फाइड मिनरल्स सल्फाइड खनिज के रूप में जो है ये पाए जाते हैं। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड, ठीक, AS2S3। तो आर्सेनियस सल्फाइड को आरपीमेंट कहते हैं, इसको आरपीमेंट। इसी तरह से बहुत सारे इसके और हैं। रियल गार इसमें जो ये मिलता है, और एंटीमनी जो है इसके अयस्क स्टेबनाइट Sb2S3, इसको स्टेबनाइट कहते हैं, Sb2S3 स्टेबनाइट। इसमें जो है ये पाया जाता है। बिस्मथ जो है वो बिस्मिथिनाइट में के रूप में पाया जाता है, बिस्मिथिनाइट। इसका भी फॉर्मूला Bi2S3 होता है, इस फॉर्म में पाया जाता है। और इसके अलावा ये बिस्माइट, बिस्मथ का ऑक्साइड है, Bi2O3, इसको जो है बिस्माइट कहते हैं। इस फॉर्म में भी, ऑक्साइड के फॉर्म में ये पाया जाता है। इनकी परसेंटेज उसमें एलिमेंट की कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें नाइट्रोजन एयर में 78%, इसके अलावा चिली साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर, साथ ही साथ एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरस जो है वो एपेटाइट, इसके अलावा जो है वो प्लांट और एनिमल में भी पाया जाता है, हड्डियों में भी पाया जाता है, और बोन्स हड्डियों में, लिविंग सेल जीवित कोशिकाओं में भी फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस जो है वो फास्फोप्रोटीन के रूप में,
फॉस्फोप्रोटीन के रूप में ये दूध, मिल्क और अंडों, एग में भी पाया जाता है। बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब मेनली सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। बिस्मथ के कुछ ओर्स जो हैं, बिस्मथ के कुछ अयस्क जो हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलते हैं। इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन इन एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। परमाणविक, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसका जो परिवर्तन है वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनके जो वैलेंस शेल, बाह्य कोश, वैलेंस शेल, इसका जो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 होता है। इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं He 2s2 2p3। फास्फोरस का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये इतना कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 10, 6 और 4 10, ये नियॉन का होता है। तो इसको हम नियॉन 3s2 3p3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर्सेनिक में वैलेंस शेल में 4s2 4p3 आएगा, तो इसको हम आर्गन 4s2 4p3। एंटीमनी के वैलेंस शेल में 5s2 5p3, इसको क्रिप्टॉन 5s2 5p3 लिख सकते हैं। इसके वैलेंस शेल में 6s2 6p3 आएगा, इसको ज़ेनॉन 6s2 6p3 लिख सकते हैं। इसके वैलेंस शेल में 7s2 7p3 आएगा, इसको रेडॉन 7s2 7p3 लिख सकते हैं। तो इन सभी एलिमेंट
के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएबल इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस शेल के पी सबशेल, बाह्य कोश के पी उपकोश में एंटर करता है, उसमें प्रवेश करता है। इसलिए इन सभी एलिमेंट को ग्रुप 15 या 5th A, ये मेंडलीव के हिसाब से क्लासिफिकेशन था, ग्रुप 15 और पी ब्लॉक में इनको रखा गया है। ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करेगा, एस और पी में मेनली, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आता है, इसलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और इनको पी ब्लॉक में ग्रुप 15 या 5th A ग्रुप में रखा गया है। अब देखिए इसका ग्रेडेशन इन एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणु और आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। तो किसी भी ग्रुप में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस जो है और आयनिक रेडियस दोनों इंक्रीज करता है, दोनों जो है वो बढ़ता है। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे नाइट्रोजन, इसमें 2 शेल हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 5, लेकिन जैसे ही फास्फोरस में आते हैं 15, तो इसमें हमें 3 शेल मिलती हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 5। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण इसकी एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। मेनली जो है इसकी कोवैलेंट रेडियस जो होती है वो इंक्रीज करती है। लेकिन ये जो इंक्रीज होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में अधिक होता है, लार्ज होता है, इन कंपेरिजन टू आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसकी तुलना में जो है ये लार्ज इंक्रीज होता है। इसका रीज़न क्या है? जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस में आते हैं तो इसके ये इनर शेल के, इसमें आपका S और P इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसके कारण वैलेंस शेल का नेट अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है। यही कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। ये जो है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, इसको कहते हैं आवरण प्रभाव। इसके कारण जो है, और S और P इलेक्ट्रॉनों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो D और F से अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग या प्रबल आवरण प्रभाव के कारण S और P इलेक्ट्रॉन जो है वो आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा परिरक्षित करते हैं, ज़्यादा स्क्रीन करते हैं,
या शील्ड करते हैं इन कंपैरिजन टू डी एंड एफ, डी और एफ इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। तो इस कारण इसमें नाइट्रोजन से फास्फोरस में आकार में वृद्धि अधिक होती है, इसके साइज में इंक्रीज अधिक होता है, जबकि आर्सेनिक से बिस्मथ तक आते हैं। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 होता है और आप जानते हैं कि 58 से 71 एटॉमिक नंबर 58 से 71 ये सब क्या है, लैंथेनाइड। और इसके पहले डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के जो 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके ये 14 इलेक्ट्रॉन, यानी डी और एफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें पहले आ जाते हैं और इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, इनका आवरण प्रभाव क्या होता है, एस और पी इलेक्ट्रॉनों से दुर्बल होता है, वीक होता है, जिसके कारण इनके आकार में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती, यानी इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, साइज बढ़ेगी लेकिन वो वृद्धि क्या होगी, कम होगी। जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्या होती है, ये वृद्धि अधिक होती है। इसके अलावा जो आयनिक रेडियस है, तो किसी एक निश्चित ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, एक डेफिनेट ऑक्सीकरण संख्या के लिए ग्रुप 15 के एलिमेंट में इनकी साइज में, आयनिक साइज में, आयनिक त्रिज्या में वृद्धि लगातार होती रहती है, सतत वृद्धि होती है, कंटिन्यूअसली इनकी साइज इंक्रीज करती है। जैसे अगर हम कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट लें N-3 P-3 तो इसकी साइज इंक्रीज करेगी। अगर हम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट लें किसी भी एलिमेंट की, जैसे As+3 Sb+3 Bi+3, तो इसमें भी जो है इनकी साइज इंक्रीज करेगी। ये जो इंक्रीज होता है नाइट्रोजन से फास्फोरस में इंक्रीज थोड़ा ज़्यादा होता है, रेस्ट एलिमेंट में जो है ये इंक्रीज थोड़ा कम होता है। इसमें चाहे वो जिसके लिए कंसीडर किया जाए, इसमें इंक्रीज जो होता है वो कम होता है। तो किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अगर देखा जाएगा तो साइज में इंक्रीज होगा, आयनिक साइज में भी। नेक्स्ट इस पे आइए, सेकंड जो है इसका वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम डेल्टा आई सब्सक्रिप्ट में H से लिखते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट से IE लिखा जाता था। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी ग्रुप में या ग्रुप 15 में ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, घटती है। इसका रीजन क्या है, इसके एटॉमिक साइज, इसके परमाणुवीय आकार में लगातार वृद्धि का होना। जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल समझिए, नाइट्रोजन में 2 शेल है,
वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतया बाहर निकालने के लिए गैसीय अवस्था में एटम रहेगा, गैसियस स्टेट में किसी भी एटम से, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतया बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ेगी वही उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें केवल 2 शेल हैं, जबकि जब फास्फोरस में आएंगे हम तो फास्फोरस में 3 शेल हो जाती हैं, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर, नाभिक से दूर, इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण, एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण दूर होगा, जिसके कारण न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन, नाभिक से आकर्षण जो है उसका घटता जाएगा और इसके कारण जो है उसको आसानी से कम एनर्जी देके निकाला जा सकता है। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज करती जाती है, परमाणु आकार बढ़ता जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटती जाएगी। तो सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनन एंथैल्पी जो होती है, वो ग्रुप 14 के तत्वों से ज़्यादा होती है ग्रुप 15 की। और यहाँ पर एक अपसामान्य गुण है, एनामेलस बिहेवियर है। ग्रुप 15 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 से भी अधिक होती है, जबकि होता क्या है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, ग्रुप 15 की ग्रुप 16 से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है कि इसके वैलेंस शेल में, इसके बाह्यतम कोश में जो पी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ, और ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, अधिक स्थायी विन्यास होता है। आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपूर्ण ऑर्बिटलों से, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्थायी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो ज़्यादा स्थायी है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक एनर्जी लगेगी, इसीलिए ग्रुप 15 की ग्रुप 16 से अधिक होती है। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी और कार्बन से भी अधिक होगी। इसी तरह से फास्फोरस की सिलिकॉन से और सल्फर से भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनके पी ऑर्बिटल आधे भरे हुए हैं और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। तो इतनी चीज़ स्पष्ट हो गई होगी। अब इसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ही फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, द्वितीय आयनन एंथैल्पी से कम होगी। इसी तरह से द्वितीय आयनन एंथैल्पी जो है वो तृतीय आयनन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होगी। इसका रीज़न ये आप जानते हैं, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, विलगित गैसीय निकाय से एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो जो एनर्जी देनी पड़ती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाती है। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये सेकंड आयनन एंथैल्पी कहलाएगी, और जब तीसरा निकालेंगे तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी, तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाएगी।
तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे किसी भी एलिमेंट से तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम हो जाएगा और प्रोटॉन बढ़ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो N+ में प्रोटॉन तो 7 रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज करने के कारण, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अधिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, अधिक बल से आकर्षित करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो इसमें M+ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज M से ज़्यादा होगा, M+2 में M+ से ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन के कंपैरिजन में, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से अधिक होती है। इसी तरह से थर्ड जो होगी वो सेकेंड से ज़्यादा होगी, और अगर आगे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसकी थर्ड से भी ज़्यादा होगी। हालांकि इसमें 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है, फिर भी अगर किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, और अधिक होगी। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।